आज हम बात करेंगे किस तरीके से पेपर 3 आता क्या है, उसमें मार्किंग स्कीम क्या है, थ्रेशोल्ड क्या है। बहुत सारे बच्चों के डिफरेंट सवालात थे मेरे पास कि मिस पहले तो ये बता दें कि मुहावरात होंगे नहीं होंगे, हम कैसे लिखेंगे, कितने टॉपिक्स हैं, किस तरह से आप हमें कराएंगी, वगैरह वगैरह। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास कितने टॉपिक्स हैं और मैं किस तरह से आपको करवाऊंगी और क्या करेंगे हम। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बेटा आपके पास टोटल 5 टॉपिक्स मौजूद हैं और उन 5 टॉपिक्स को आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 5 टॉपिक्स अगर मैं अपने पास नजरों के सामने रखूं तो आपके पास जो मौजूद हैं उनमें सबसे पहला टॉपिक बेटा वो कहलाता है आपका अर्बन एंड रूरल लाइफ, फिर स्पोर्ट्स है, फिर सकाफत है, फिर उसके बाद आपके पास फूड एंड ड्रिंक है बेटा, और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास टॉपिक आ जाता है लास्ट वॉर एंड पीस, जंग एंड अमन। ठीक है, तो इसकी तरफ अगर हमारे पास 5 टॉपिक्स दिए जा चुके होते हैं, उन 5 में से बेटा आपने जरूरी होता है मैं कि आप किसी एक पर अटेम्प्ट करें। ठीक है, आपके पास तो वर्ड लिमिट जो एग्जामिनर देता है वो मिनिमम 250 अल्फाज दे रहा है और मैक्सिमम आपसे कह रहा है कि आप 400 अल्फाज तक लिखें। ठीक है, अब उसके लिए आपको एग्जामिनर खास तौर पे एक बात ये करता है बेटा कि आपने मिनिमम और मैक्सिमम आपको दे दी गई है, मैक्सिमम से एक्सीड ना करें तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। और आप कोशिश ये करें कि आप 300 से 350 अल्फाज पर मरबूत रहें, यानी उसके दरमियान में रहें। टिप भी आपको देती भी चाहूंगी कि आप 300 अल्फाज पर कैसे रहेंगे, उसकी एक तरीकाकार ये होता है बेटा कि आप पहली लाइन तहरीर करें पूरी और काउंट करें कितने वर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 अल्फाज पहली लाइन में मौजूद है बेटा, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके 30 पर जाएंगे, यानी 30 लाइनों पर एक मार्क लगाएंगे क्रॉस, और फिर 350 पर एक क्रॉस लगाएंगे। ठीक है बेटा, अब एक्चुअल में अक्सर बच्चे कहते हैं कि मिस ये तो बहुत आसान है, 1.5 घंटे में हम लिख लेंगे। लिखने के 1.5 घंटे नहीं बेटा, एग्जामिनर आपको एक्चुअल में लिखने के 1.5 घंटे नहीं देता, वो आपको कहता है कि आप 1.5 घंटे में लिखें भी, सोचें भी और रिवाइज भी करें। तो अपना माइंड मैप बनाएं, जब आप घर में भी प्रैक्टिस करें तो शुरू के 15 से 20 मिनट माइंड मैपिंग करें, नुकात क्रिएट करें, थॉट्स मेंटेन करें। 60 मिनट लिखने के होते हैं और आखिरी के 10 मिनट भी बेटा आपके सोच विचार के होते हैं। एक्चुअल में देखा है तो 1 घंटा लिखने का देता है एग्जामिनर आपको बेटा, और 30 मिनट आपको एग्जामिनर देता है समझने के, सोचने के, देखने के। ठीक है, अगर यहाँ तक बात क्लियर हो रही है तो मुझे इन्फॉर्म करो कमेंट में कि यस वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, और आवाज भी क्लियर आ रही है तो उसका भी बता दो मुझे। मेरे पास चैट शो नहीं हो रही है, मुझे अंदाजा नहीं हो रहा, अगर आप लोग के पास हो रही है तो आप मुझे बताओ। ठीक है, reactions are telling me that everything is going fine and good enough. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें मैं बात करूंगी। फिर बच्चे मुझे कहते हैं कि मिस 40 नंबर होते हैं, कैसे डिवाइडेड होते हैं। बेटा 40 नंबर एग्जामिनर आपको खास तौर पे डिवाइड करके देता है कि आपने कैसे तहरीर करना है, ऐसे कि वो आपको कहता है कि आपने 16 नंबर आपको कंटेंट के दिए गए। ठीक है, वो आपको कहता है कि इन 16 नंबर्स को आपने डिवाइड करना है, आपने तहरीर करना है। तो अगर हम मार्किंग स्कीम की तरफ जाएं और उसको देखें कि हमसे मार्किंग स्कीम क्या कहती है और कैसे मांगती है, तो आइए उसकी तरफ बात करते हैं। हमारे पास मार्किंग स्कीम कह रही है कि आपको 40 नंबर हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं। हमारे साथ मार्किंग स्कीम हमारे साथ गेम खेल रही है। उसका कहना ये है कि अगर आपको हाईएस्ट बैंड यानी 14 से 16 की तरफ जाना है, वेरी गुड लेना है, तो आपने क्या करना है। फिर हमारे पास गुड की भी है। एक्चुअल में मैं बात करना शुरू करूंगी फ्रॉम द मार्किंग स्कीम इज दैट इज एडिक्वेट और द पुअर वन। ठीक है, एक्चुअल में बच्चे क्या करते हैं कि जो बच्चे टॉपिक के लिहाज से तहरीर करते हैं वो एडिक्वेट में जाते हैं, यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक टॉपिक उठाते हैं, उससे रिलेटेड मवाद लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं और सवाल को नहीं समझते। जब बेटा वो लोग सवाल को नहीं समझते ना, तो वो लोग फिर एडिक्वेट में आते हैं, यानी वो रेलिवेंट आंसर नहीं देते। ठीक है, फिर अगर जो बच्चा यानी सेकंड बैंड में आता है वो जनरली रेलेवेंट होता है, यानी वो जनरलाइज्ड आंसर लिखता है, लेकिन फिर भी वो आंसर वो बनाता है जो लिखा हुआ होता है, यानी सवाल के लिहाज से बनाता है। एक बात का ख्याल रखिएगा, ड्रॉ कंक्लूजन।
इस वर्ड को गौर से पढ़िएगा, यानी वो आपसे प्रॉपर कंक्लूडेड ऐसे मांगता है, यानी टॉपिक के लिहाज से आपको कंक्लूड करना है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। थोड़ा और अगर हम यहाँ देखें तो वो हमसे कह रहा है डेवलप आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमसे कहना ये चाह रहा है कि ये आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग और आपको इसकी तमाम एस्पेक्ट्स पर बात करना जरूरी है, अपने नुकात देना अशद जरूरी है। फिर हम अगर आगे आते हैं तो ये हमसे कह रहा है क्लियर रेलिवेंट होना चाहिए, यानी मुकम्मल तौर पर टॉपिक के लिहाज से वेल इलस्ट्रेटेड, यानी एक ऐसा आंसर जो कि अपनी कोहेरेंट इस बार रब्त, यानी हर आर्गुमेंट रब्त से सेटिंग किया हुआ है। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको पता है कि मिस कोहेरेंस को कैसे लेती है। मिस कहती है कि आपके पास कनेक्टिव्स का इस्तेमाल होना चाहिए, आपकी बात अलाइंड है, आपने राब्ते वाले अल्फाज कनेक्टिव्स का इस्तेमाल किया है, आपने प्रॉपरली बात को जहां नीडेड है वहां स्ट्रक्चर किया है, तो वो आपका यहाँ पर मौजूद होगा। ठीक है, थोड़ा और अगर हम आगे आए बेटा, आएंगे तो वही टॉपिक्स जो 5 टॉपिक एग्जामिनर ने हमें दिए हुए इस साल का। अगर 2024 के टॉपिक्स अगर मैं आपको गूगल से निकाल देती हूँ, ठीक है, तो आपके पास वो 5 दिए हुए हैं। मैं यहाँ से, चूंकि मेरे पास सेव नहीं है इस वक्त लैपटॉप पर, तो मैं आपको यहाँ से निकाल के दिखा देती हूँ। एक सेकंड, वही 5 टॉपिक्स आएंगे, पांचों में से किसी एक टॉपिक को आपको पढ़ना जरूरी है। नो, टुमारो इंशाल्लाह। आई होप आप लोगों ने वो 5 टॉपिक्स को देखा हुआ होगा। गूगल पे तो अच्छे खासे वो घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि सवाल आया मेरे पास तो उसका जवाब देना मेरा मकसद बनता है। ये 5 सेट टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनर आपको हमेशा देगा, यानी इन 2024 के मई जून में और अक्टूबर नवंबर में, जिसमें अर्बन एंड रूरल एरियाज है, फूड एंड ड्रिंक है, स्पोर्ट्स है, कल्चरल लाइफ और वॉर एंड पीस। मैं आज शुरू करते हुए भी आपसे कही थी, इनमें से कोई एक टॉपिक पर आपने बात करनी है। मोस्टली आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे ही आते हैं। यस, नहीं बेटा, उर्दू का पेपर आप लोगों का 22 तारीख को है, बट आई एम फ्री एट दिस मोमेंट, इसलिए मैंने ये आप लोगों को पेपर दिया हुआ है। अभी क्लास ले रही हूँ आप लोगों की। अच्छा, मैं थी यहाँ पर आपको समझा रही थी मार्किंग स्कीम। ठीक है, आई होप मार्किंग स्कीम में कंटेंट आपको समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो प्लीज मुझे थम्स अप करके बता दो कि यस मुझे समझ आ रहा है। और अगर कोई सवाल है तो वो पूछ लो कि मार्किंग स्कीम के हिसाब से इफ यू आर गोइंग गुड इनफ कि यस दैट्स गुड। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मार्किंग स्कीम में। मैंने आपको कंटेंट समझा दिया कि कंटेंट कितना मायने रखता है, यानी आपको सवाल के जवाब को समझ के तहरीर करने के ज्यादा नंबर मिलते हैं। ठीक है, थोड़ा और अगर हम आगे जाएं बेटा और हम यहाँ देखें कि लैंग्वेज, यहाँ हम बात करें बेटा आपके रिलेटिवली जबान के नंबर। अब आप खुद देखिएगा कि 40 में से 24 नंबर जबान के हैं। अब अगेन एक सवाल बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं आया कि मिस ईडीएम का इस्तेमाल करें ना करें। अब आइए उसको देखते हैं कि ईडीएम का इस्तेमाल किसे कहलाता है। नाइस टू सी यू मंसूर ओवर हियर, थैंक यू। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि ईडीएम का इस्तेमाल, अब कुछ बच्चे कहते हैं कि हम ईडीएम का इस्तेमाल जरूर करेंगे। भाई हुक कॉल करो, ईडीएम के नंबर मिलते हैं। बेटा ईडीएम अगर आपने गलत इस्तेमाल किया तो यू विल फॉल डाउन, आप गिर जाएंगे बेटा। किस सूरत में? आप सीधा का सीधा थर्ड पॉइंट पे आएंगे जब आपने इनएप्रोप्रिएट ईडीएम का इस्तेमाल किया। आपकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यानी आपकी जो आपका जो मजमून की जो एक्यूरेसी है, लैंग्वेज की जो एक्यूरेसी है वो गिर जाती है और आपके नंबर गिर जाते हैं। ठीक है, तो आपने सिंपल क्लमजी लिखा, यानी थोड़ा टूटा फूटा, कभी इधर से अल्फाज छोड़े कभी उधर से अल्फाज जोड़े, मतलब यू ट्राई टू राइट इट डाउन, तो उसमें एडिक्वेट है। बट अगर आपकी उर्दू अच्छी है, आपकी ग्रामर अच्छी है, आपकी गलतियां कम है,
आपने ऐसा लिखा जो पढ़ने के काबिल है, रीड्स रीजनेबली, और आपने कहीं ना कहीं वेरीड वोकैबुलरी से मुराद ये है बेटा कि आपने रिपीटेड अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया। यानी एग्जामिनर को चिढ़ है ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में खास तौर पे कि अल्फाज का इस्तेमाल ना करें, रिपीटेड इस्तेमाल ना किया जाए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपसे कि वो कहता है कि आपने हाईएस्ट बैंड कम लेना है जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का इस्तेमाल करें। अगेन व्हाट आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, अंग्रेजी में आप लोग पढ़ते रहेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, वो सेंटेंसेस जिसमें फ्रेजेस और क्लॉजेस का इस्तेमाल हो, तो उर्दू में भी ये वही कहलाते हैं। तो इनमें जब आप राब्ता वाले अल्फाज यानी कनेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी जनरली एक्यूरेट है, कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, अच्छी वोकैबुलरी का इस्तेमाल किया है, रिपीटेड वोकैबुलरी का इस्तेमाल नहीं किया है, एंड गुड सेंस ऑफ ईडियम। अब अगेन भी हम ईडियम इस्तेमाल करेंगे तो मिलेगा बेटा, अगर किसी बच्चे ने ईडियम नहीं इस्तेमाल करा तो उसको ऑटोमेटिकली 21-22 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। बट अगर किसी बच्चे ने करा है तब भी नहीं भी करा तो वो 21-22 में आ जाएगा। अगर आपने करा तो 22-23 में आएंगे, बट अगर आपने गलत ईडियम का इस्तेमाल किया या गलत शेर ठोक दिया या गलत आपने वो ठोक दिया सेइंग, तो नंबर कट जाएंगे। हाँ, मगर आप एक इंट्रोडक्शन, एक वेल वर्स्ड इंट्रोडक्शन लिख कर जाओगे ना बेटा, तो ऑटोमेटिकली आपको नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि आप जिस इब्तिदा, मैंने आपको एक इब्तिदा दिखाती हूँ, वो इब्तिदा अगर आप देख लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। बट अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा बगैर ईडियम लिखे काम करता है, उसकी उर्दू अच्छी है, ऐसा लिखता है जिसमें वोकैबुलरी सही इस्तेमाल की गई है, उसका रेलिवेंट काम है, उसने आर्ग्यूमेंट भी इस्तेमाल किया है, कंक्लूजन भी दिया है, तो वो किस थ्रेशोल्ड में शामिल होगा। अगर वो 20 मार्क्स इधर ले लेता है बेटा और 13 नंबर इधर ले लेता है, यानी वो 33 मार्क्स ले लेता है, तो अगर हम थ्रेशोल्ड देखें पिछले साल का, तो वो आराम से पेपर 3 में ए ग्रेड उठा सकता है, ले सकता है। ए लेवल्स में अगर आपने, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, यू नीड टू वर्क हार्ड टू गेट द हाईएस्ट बैंड, यानी A1 ग्रेड लेने के लिए तो आप फिर मेहनत करेंगे, थोड़ी और मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह वो चीज़ उबूर हासिल कर पाएंगे। यहाँ तक अगर कोई सवाल नहीं है तो आप थम्स अप करके मुझसे बता दें, या मुझे आप कमेंट्स में बता दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए, फिर मैं अपनी बात की तरफ जाऊँ, आगे जाऊँ और मैं आपको यहाँ पर एग्जामिनर रिपोर्ट के लिहाज से समझाऊँ कि एग्जामिनर रिपोर्ट आपको क्या कहती है इस लिहाज से। आज कोशिश ये होगी कि आपको 2 टॉपिक्स इस तरह से करा दूं कि आप मेरा लाइव सेशन देखें, सुने, समझें तो आराम से अटेम्प्ट कर सकें। क्या होगा इसमें मसला? बस ये डिलीट कर दीजिएगा, बस ये डिलीट कर दीजिएगा। चलें, अकॉर्डिंग टू योर कमेंट्स इट शोज ऑफ कि आप लोग बिल्कुल और नोट डाउन करते हैं कि हमने क्या करना है। तो बात बताते चलें आपको कि बेटा जो एग्जामिनर रिपोर्ट क्या कहती है और एग्जामिनर रिपोर्ट आपसे किस तरीके से डिमांड करती है कि आपने इससे और सही बात करनी है। अब इसमें भी हमें ये देखना है कि वो हमसे क्या चीज डिमांड कर रहा है। ये कह रहा है इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेल, यानी अच्छा करने के लिए आपको की पॉइंट्स दे रहा है कि सेलेक्ट द ऐसे, वो टॉपिक चूज करें जो आपको आता है, ठीक है। राइट अ कॉम्पोजिट ऐसे, नॉट द जनरल टॉपिक। बेटा अगेन मैंने कई बार बोला कि आपके पास ये टॉपिक मौजूद है, यहाँ अगर हम पढ़ रहे थे तो हमने, मैं दिखाती चलूं फिर से कि ये कहलाते हैं जनरल टॉपिक। अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने अर्बन एंड रूरल लाइफ के बारे में या स्पोर्ट्स की अहमियत पर एक जनरल टॉपिक याद करके चला गया और वो ये समझता है कि मैं वो एज इट इज छाप दूंगा स्पोर्ट्स के सवाल पर, तो वो अपनी सबसे बड़ी गलती पर है, ठीक है। तो वो गलत करेगा अपने साथ। तो उसे क्या करना है कि सवाल का जवाब देना है, उसे जनरल टॉपिक पर नहीं लिखना। फिर अगर हम आ जाए, वो हमसे कह रहा है कि क्लियरली रेलेवेंट होनी चाहिए बात, यानी सवाल के हिसाब से जवाब होना चाहिए। फिर ये हमें कहता है वेल इलस्ट्रेटेड, यानी बात का
शुरू और एंड, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक बात मुकम्मल अंदाज से बयान हो। वेल इन्फॉर्म यानी जो चीज पूछी गई है उसके हिसाब से जवाब दिया जाए। आगे वो हमसे कहता है कि आपने टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी लिखनी है, ठीक है। अब आपको फॉर एग्जाम्पल टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी से क्या मुराद है, हम यहाँ कहें कि घर का खाना में, घर के खाने में खालिस चीजें मौजूद होती हैं, घर के खाने में खालिस मवाद मौजूद होता है, तो बेटा ये रेलिवेंट वोकैबुलरी नहीं हुई। आप यहाँ कहेंगे घर के खाने में खालिस अशिया या अज्जा का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे अज्जा यहाँ पर बहुत अप्रोप्रिएट होता है, तो उसको नोट डाउन करना है आपने। दूसरा वो कह रहा है आप एक ईडियम का जरूर इस्तेमाल करें। मैं अगेन ये नहीं कहती कि आप ईडियम ना इस्तेमाल करें, मेरी तरफ से आप जरूर इस्तेमाल करें, ठीक है। फिर ये कहता है यूज सेंटेंस पैटर्न विच शो सम एविडेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी अगेन आपने देखा, मैंने यहाँ लिखा है यानी आपने कंपाउंड सेंटेंस का इस्तेमाल करना, ठीक है। थोड़ा और अगर हम आगे जाएं, हमारे पास उसने हमें यहाँ पे बयान किया कि अगर जनरल कमेंट दिया है, ऑफ कोर्स हम रिलेटेबल कमेंट नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड है, वो हमारे टॉपिक से कंटेंट पर, तो उसको देखें तो हमें कह रहा है कि ओवरऑल द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट वाज गुड, वो बता रहा है ठीक होती है। बट अब वो क्या कह रहा है, इसको गौर से पढ़ें, ठीक है। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज हाउ डिड नॉट अंडरस्टैंड address the precise wording of the question or misunderstood the task set। अभी मैं आपको सवालात पर जाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि सवाल को कैसे समझना है। एक कीवर्ड होता है, उसको देखना होता है। तो जब आप प्रिसाइज नहीं मिलते, अब एक बहुत अच्छी बात उसने करी, स्टेप इन राइटिंग। अब मैंने आपको पहले ही कहा, शुरू मैंने किया था, अगर आपने मेरे साथ होंगे तो आपने शुरू में सुना होगा, मैंने कहा कि आपको प्लान करना है। ये हुआ क्या आपको प्लानिंग के वो नंबर दे रहा है, क्यों? क्योंकि प्लान करता है ऑर्गेनाइज मटेरियल में लिखता है, उसके आइडिया होते हैं, सेटल्ड होते हैं, ठीक है। ब्रीफली उसने अपने दिमाग में स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है, मुझे क्या लिखना है, तो वो हाईएस्ट बैंड में जाता है। फिर वो क्या कह रहा है कि आप जब सोच, आपके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो लॉजिकल होते हैं, आप प्रॉपर पैराग्राफिंग करो। अब सवाल पैदा होता है मिस कितने पैराग्राफ्स करें, बेटा जितने चार राब्ते वाले अल्फाज का इस्तेमाल करें। अगेन क्या होते हैं राब्ते वाले अल्फाज, अगरचे, मगरचे, चूंके, चुनांचे, हालांकि, मजीद ये के, इसके अलावा, इसके बरक्स वगैरह वगैरह, ठीक है। चलें जी आगे अगर हम देखें तो सवाल मौजूद होता है, वो चीज़ है क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज की बात कर रहा है, यानी बच्चों को आपको एक कमेंट दे रहा है कि आप कैसे कर सकते हैं, तो आपको सिखाना चाहता है कि गुड लेवल ऑफ ग्रामर होनी चाहिए जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, वेराइटी इन द चॉइस ऑफ वोकैबुलरी, अगेन वोकैबुलरी में वेराइटी हो, टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी हो, जैसे मैंने बात थोड़ी देर पहले करी, यूज ऑफ लिंकिंग वर्ड्स यानी राब्ते वाले अल्फाज का इस्तेमाल हो, तो एरर फ्री वर्क नहीं कर सकते, मगर अगेन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वही मेरी वाली बात, राब्ते वाले अल्फाज का जिक्र। अब आपने ग्रामेटिकल एरर्स नहीं करने, यानी वो जिन ग्रामेटिकल एरर्स पे फोकस करता है वो वर्ड का इस्तेमाल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी आपका अगेन आपको हमारे पास कुछ उर्दू में किताब, मैं किताब पढ़ रहा थी तो गलत हो जाएगा, अगर मैं मर्द है अली है, और अगर लड़की आयशा है तो किताब पढ़ रही थी। इन सब चीजों का बेसिक ग्रामर का ख्याल रखना है, एक्चुअल में वो बार बार एक ही बात दोहराता है, ठीक है। अगेन अब सवाल पर जाते हैं कि सवालात आप लोग के सामने आ सकते हैं। मैंने यहाँ पर भी यही पॉइंट्स आपके लिए लिखे थे कि 16 नंबर में मुताबिकत, रेलेवेंस, रब्त, कोहेरेंस, जामे यानी ब्रीफ एंड प्रिसाइज्ड में, राब्ते वाले अल्फाज, कनेक्शंस का, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जखीरा अल्फाज, वोकैबुलरी, जुमला साजी, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन वगैरह का ख्याल रखें। ये कुछ सवालात हमारे पास पास्ट ईयर पेपर से एक हमारी बहुत मोहतरम उस्ताद ने हमारे लिए जमा किए, तो हमने भी वो शेयर करे आप लोगों के साथ, अल्लाह ताला उनको जजा दे। चलें हम उनका जिक्र, जो हमारे लिए भला करता है हम उनके लिए दुआ करते हुए ज़रूर जाते हैं। ये वो सवालात हैं जो हमारे पास पास्ट ईयर पेपर्स के साथ मौजूद हैं। हम इस वक्त एक सवाल को उठाते हुए जाएंगे जो कि देहाती ज़िंदगी पर मरबूत होगा, उस पर बात होते हुए चलते हुए जाएंगे, ठीक है बेटा।
कुछ ऐसे सवालात यहाँ पे वो भी मौजूद हैं जो ये भी हमारे पास एक हमारे बहुत मोहतरम उस्ताद साहब ने तहरीर किए हैं हमारे तुलबा के लिए, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करते हुए जा रहे हैं। तो वो इनको आप देख लीजिएगा ताकि इनसे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर दी हैं। अब आ जाते हैं कुछ सवालात जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। कुछ बच्चों का बहुत शिद्दत से दिल था कि हम स्पोर्ट्स के रिलेटेड काम करें, हम लिखें। तो बेटा स्पोर्ट्स पर आप ज़रूर सोचें, स्पोर्ट्स के रिलेटेड सवालात। अच्छा, कैसे पेपर आता है, पेपर किस तरह से होता है, पेपर की शक्ल ऐसे होती है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ सवालात आप लोग के सामने यहाँ मौजूद हैं। गरीब नौजवान के लिए खेल गुर्बत से निजात पाने का ज़रिया है, कुछ ये आपके पास है। यहाँ पे सवाल है, खेलों से नौजवानों की तालीम और मुस्तकबिल को क्या फ़ायदा पहुँच सकता है। तो सिमिलरली आपने ना खेल पर मबनी कुछ सवालात के जवाबात खुद से घर में तहरीर करने हैं। बैनुल अक़वामी मुकाबलों से क्या फ़ायदा होता है, उनको नोट डाउन करना है। फिर हम आएँगे कि आपके मुल्क में खेलों की क्या अहमियत है। तो बेटा इसका इन सवालात को देखकर कुछ आइडिया ये हुआ कि हमें कुछ खेलों से रिलेटेड इन सब सवालात के लिए पॉइंटर्स इकट्ठे कर लेने हैं। यानी सबसे पहले तो हमें खेल की अहमियत पर कुछ उन्वान तहरीर कर लेना है। इनफरादी तौर पर यानी एज अ पर्सन खेल आपकी जिस्मानी तौर पे कैसे नशोनुमा करता है, कैसे आपकी जिस्मानी सेहत को बढ़ाता है, इसी तरह से ज़हनी पर कैसे असर अंदाज होता है। तो फिर आपकी पढ़ाई हो गई, आपकी आपकी सेहत हो गई, उन सब पर आप बात करेंगे। फिर खेल की हमारी कौम यानी ऐसा पाकिस्तानी अहमियत क्या है। फिर आप साथ ही साथ ये भी बताओगे कि खेल हमारी कौन सा खेल हमारी कौम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मशहूर है, उसकी क्या अहमियत है। हमारा कौमी खेल क्या है, उसकी क्या अहमियत है। बैनुल अक़वामी यानी आप बात करो कि मुल्कों के दरमियान में खेल का ज़िक्र करेंगे तो वो क्या अहमियत दिखाता है, किस तरह से भाईचारा, मोहब्बत, सियाहत इसको उरूज लाता है, डिफरेंट सकाफ़तों को मिलाता है। फिर खेल का तालीम पर असर, खेल का इंसान की अपनी मुस्तकबिल बच्चों के इनफरादी तौर पर, कौमी तौर पर उन पर बात करेंगे। खेल का अमीर और गरीब पर असर, ये सारे बेटा पॉइंटर्स अपने पास जॉट डाउन करके तहरीर करो। बाकी सवाल अगर किसी भी नौइयत का आता है आपके पास पॉइंट्स मौजूद होने चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ तो खेल पर मबनी अगर आपके पास कोई भी सवाल आता है बेटा तो इट्स वेरी गुड इनफ कि अगर आप पहला ये वाला पैराग्राफ है वो आप कॉपी करके एज इट इज तहरीर कर सकते हो। फिर आपके पास आता है कि खेल को आप किस और अंदाज से आप तहरीर कर सकते, जैसे अब आप मैंने कहा कि वो किस तरह से हमारी जिंदगी में जो इस वक्त बेचैनी है, जो जो परेशानियां हैं उनको दूर करता है, तफरी का ज़रिया है, वर्जिश का ज़रिया है। वर्जिश की किस्में बताएँ मैंने, फिर वो हमें नज़्म व ज़ब्त यानी डिसिप्लिन सिखाता है। फिर इत्तेफ़ाक है, इत्तेहाद है, इत्तेआत है, ये सिखाता है। तो ये एज़ अ कौम की हैसियत से हो गया, क़ुव्वत सिखाता है, इत्तेफ़ाक सिखाता है, इत्तेहाद सिखाता है। फिर मैंने बताया कि वो इताअत सिखाता है, जब आप एक टीम की हैसियत से बयान किया। फिर बैनुल अक़वामी तौर पे मैंने यहाँ बयान किया कि वो लोगों के दरमियान में उसूल व ज़वाबित है, मोहब्बत है, भाईचारा है, पाबंदी है, वो सब चीज़ें सिखाता है। तो उस पर आप इस तरह से आप अपने पास बेटा पॉइंटर्स जमा करो और तहरीर करो ताकि आपके पेपर में वो आपको फ़ायदा दे। ठीक है? एक और हम आखिरी एक टॉपिक को देखते हुए जाएँगे, वो है अर्बन रूरल, और उसका मैं एक आपको सैंपल भी दिखाऊँगी बेटा। अर्बन रूरल की अगर बात बेटा तो आपके पास आपको इस तरह से अर्बन रूरल में भी देहाती ज़िंदगी के फ़वाइद और देहाती ज़िंदगी के मसाइल यानी अर्बन और रूरल यानी अगर हम सवालात को पढ़ें तो देही और शहरी ज़िंदगी का ज़िक्र हो जाएगा। शहरी ज़िंदगी के आप देखेंगे। तो पहला सवाल जो मैं आप लोगों के सामने करूँगी और उसको समझाना भी पसंद करूँगी कि देहातियों का शहर की तरफ नकल बकानी करने को कैसे रोका जाए। सवाल आता जा चुका है पहले भी, तो उसको हम देखेंगे और इसको हम अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ अगर हम उसको देखें बेटा तो यहाँ हमारे सामने जो पहला पैराग्राफ है ये मैंने देही ज़िंदगी के बारे में आपको बयान किया है। फिर यहाँ पे अब इसका जवाब कैसे तहरीर करोगे, यानी एक नकल मकानी यानी देहातियों से लोगों का हमारे शहरों की तरफ आना कैसे रोका जाए, सवाल ये। तो आपने देहाती ज़िंदगी के बेनिफिट्स देने हैं, देहाती ज़िंदगी के मसाइल हैं, फिर किस वजह से वो शहरों की तरफ जाते हैं वो बयान करना है, और फिर एंड में आपने सवाल की तरफ आना है यानी आपका जो मेन मकसद है कि वो कैसे रोका जाए, उससे क्या फ़ायदा होगा और वो कैसे रुकेंगे। तो ये एक मेरा माइंड मैप था जो मैंने तहरीर किया
कि कैसे रुकना है और कैसे रोका जाए वाला। ठीक है बेटा, अब अगर आपके पास कोई भी सवाल रिलेटेड टू दिस है तो मुझसे पूछ लें, वरना फिर हम हमारे क्लास का आज एंड करते हैं। चले फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और पेपर को सोच समझ के करने की कोशिश करें। पेपर है तो 22 तारीख को बच्चा, लेकिन याद रखिएगा will write is your paper, the way you will do is your paper। मकसद है 40 मिनट 90 मिनट आपकी सोच विचार के हैं और 1 घंटा के लिखने का है। तो अल्फाज का चुनाव करें, हर चीज की इब्तिदा और इंतहा अपने पास तहरीर करके रखें, पॉइंटर्स लिख कर रखें। वो पॉइंटर्स उसमें आप मुहावरे भी लिख कर रख सकते हैं जो आपको हेल्प आउट करेगा आपका आंसर लिखने में। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।